हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह आपको द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाती हूँ क्लास 9 to 12 तक के। तो आज जो हमारा स्टार्टिंग होगा बेटा वो क्लास 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको आज कुछ बनवाए जाएंगे, कुछ करवाए जाएंगे। तो क्या है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, अगर आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर आपको सब समझ में आ रही हो, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आप आगे पढ़ते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें। और तब क्या है कि आपके जितने भी लेक्चर्स आपको आते रहेंगे सबके नोटिफिकेशन इजली आपके पास अवेलेबल होंगे। ओके बच्चे, और देखिए हम कभी भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप देखे होंगे क्लास, आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते या कहीं भी है तो सब लोग एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अरे ये एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आता है, या फिर आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमसे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हों या हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हों वो इस चीज़ से वंचित रहे। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक क्वेश्चन आपको इस द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा चैनल है उस पर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे साथ साथ में बोर्ड लेवल के साथ साथ में नीट और जेई की भी फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं। तो आप क्या है कि वहाँ पे देखेंगे। और वैसे बच्चे जो और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपको नोट्स चाहिए होगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो जो क्या है कि वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उस नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है उसे स्टार्ट करते हैं। और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये नहीं ऐसा है कि भारी मन से चलो बोर्ड एग्जाम देने हैं तो पढ़ने के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जॉली मूड में रहिए और आराम से पढ़ने के लिए बैठिए, ताकि तब क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा और हर एक चीज आएंगे भी आपको। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चे, वो ऑलरेडी आपको आ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको आता है। अगर आपने हमारे पिछले सारे लेक्चर्स को अगर देख रखा होगा तो आपको सब कुछ आ रहा होगा। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जा करके आप सब कुछ वहां से देख सकते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है इसके एक पार्ट मैंने पहले भी बना चुका है। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट भी है, और आज हमारा ये लास्ट पार्ट भी है। आज जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके खत्म हो जाएंगे। और वैसे बच्चे, अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या किसी अदर बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है, नहीं अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उस नंबर पे भी भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है हमें आज बनाना है, और पूरा जॉली मूड में खुश होकर के रहिए और आराम से बन पढ़िए, ठीक है ना। कोई ऐसे हड़बड़ी की बात नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन, लगभग 12-13 क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है आपको, और आज भी मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप यहाँ से अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड endothermic reactions give one example। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं उसके एग्जांपल आपको देने हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं बेटा उनका एग्जांपल आपको देने हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। exothermic reactions. The exothermic reactions are those type of reaction in which
हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन दैट रिएक्शन, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व्ड होते हैं उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि सिंपली में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होता है, जो हीट एनर्जी होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ में निकलते हैं। जैसे किसी भी रिएक्शन को अगर हम बनाते हैं, कोई भी हमारे पास रिएक्शन होता है, तो जब हम किसी रिएक्शन को बनाते हैं तो हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, एक हमारा होता है बेटा रिएक्टेंट्स एंड सेकेंड हमारा क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होंगे कि जो हीट एनर्जी जो रिलीज होगा, जो हीट एनर्जी इवॉल्व्ड होंगे, जो हीट एनर्जी निकलेगा वो कहाँ निकलेंगे, तो वो प्रोडक्ट के साथ में निकलते हैं। और प्रोडक्ट के साथ में अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेफिनेशन अगर आपको बोला जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, दोज रिएक्शंस in which heat is evolved। ठीक है, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व्ड हो रहे हैं और रिलीज्ड हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी अगर सिंपली अगर आपको समझना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोडक्ट के साथ में निकलता है, यानी कि वो निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के समय में हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। रिएक्शन के बाद वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर रिएक्शन के बाद जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, दैट टाइप ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व्ड हो रहा है। और मैंने ये आपको पढ़ा रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो आप इसको यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोला गया है कि आप एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं रेस्पिरेशन का। किसका एग्जाम्पल आता है, रेस्पिरेशन। ठीक है ना, रेस्पिरेशन को बोला जाता है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, रेस्पिरेशन को बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास फूड एनर्जी होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जो हमारे पास सिंपलेस्ट जो फूड होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा रिएक्शन रेस्पिरेशन का क्या होता है, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है बच्चे, ग्लूकोज का। ये किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये क्या रिलीज करते हैं, CO2 H2O एंड यहाँ पे क्या रिलीज होता है, हीट एनर्जी। क्या रिलीज होता है, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद इन्होंने बनाया CO2 H2O एंड हीट एनर्जी। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी यहाँ पे बन रहे बच्चे वो क्या होता है, कुछ तो हमारा बॉडी यूज करते हैं, कुछ ये हीट एनर्जी जो होते हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है या फिर इवॉल्व होता है। रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं तो ये बनाते हैं CO2 और साथ में निकलता है वाटर और साथ में क्या निकलते हैं बेटा, हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सोथर्मिक का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। क्या आ रहा है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप याद रखिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होते हैं। चलिए यहां लिखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो यहां देखिए दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अगर सिंपली समझना है तो वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्शन बनने के समय में हीट का यूज किया जाता है, रिएक्शन बनने के समय में हीट का यूज किया जाता है। इट मींस रिएक्शन बनने के समय से कहने का मतलब है कि उसमें रिएक्टेंट्स में हीट एनर्जी का यूज किया जाता है। जब रिएक्टेंट्स को मिलाया जाता है तो उस समय में हीट एनर्जी का यूज किया जाता है। और अगर वैसे रिएक्शन होंगे तो हम उसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बच्चे,
एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपसे एग्जाम्पल अगर इसका पूछा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हमारा है बेटा, कैल्शियम, ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट के साथ में मिलाते हैं तो ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैसे बोला जाता है, क्विक लाइम, और साथ में हमारा क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, और वैसे रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हो गया बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर भी आपको बता दिया और आई होप आपको इसके आंसर आते भी होंगे, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। मुझे पता है कि आपको सब कुछ आते होंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे हमें तो हर बच्चे को बताना है ना। हो सकता है कुछ बच्चे को आते होंगे, कुछ बच्चे को नहीं आते होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, व्हाई इज रेस्पिरेशन considered as exothermic reaction? Why is respiration considered as exothermic reaction? Explain with example। आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। मैंने अभी जस्ट रेस्पिरेशन का एग्जांपल लिया था, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इन रेस्पिरेशन रिएक्शन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड साथ में क्या रिलीज करते हैं बेटा, हीट एनर्जी। तो वहां पे हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, तो अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है इट मीन्स रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम बता सकते हैं कि इस रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या रिलीज करता है, CO2 प्लस H2O प्लस क्या रिलीज करते हैं बेटा, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इवॉल्व्ड हो रहे हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, तो आप इसे जब बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलते हैं, और ऑक्सीजन के साथ में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड, why are decomposition reaction is called the opposite of combination reaction, called the opposite of combination reaction? Give examples of each। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों बोला जाता है, क्यों बोले जाते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर छोटा सा लिखे तो लिख देते हैं दोज रिएक्शंस in which single compound splits into two or more than two एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा हो गया।
चलिए एग्जाम्पल इसका बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? तो दोज रिएक्शन in which two or more than two substance combine to form a single substance। ठीक है, अब चलिए दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोला था? दोज रिएक्शन, वैसे रिएक्शन को इन विच सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक डाउन करते हैं बेटा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए इसमें लिखते हैं कॉम्बिनेशन में H2 प्लस O2, ये क्या बनाता है? H2O। तो अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस थे, ये ब्रेक डाउन होकर के दो सब्सटेंस बने। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दो सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। तो इस रिएक्शन में दोनों में देखिए, ये इसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा बनाता है, इसमें दो या दो से ज्यादा एक साथ मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वहां पे ऑपोजिट होता है। Decomposition reaction is opposite of combination reaction because in decomposition reaction single substance splits into two or more than two substance, and यहाँ पे जो होते हैं combination reaction में two or more than two substance combine to form a single substance। ठीक है बेटा, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको क्वेश्चंस बनाए जाए, सबको बहुत एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है आई होप आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्ट क्या होगा, बुक से ही ना रहेगा, बुक से बाहर का तो देगा नहीं आपको। आप जिस क्लास में है, जिस क्लास का आपका लेवल है, आपको उसी अनुसार देगा ना, तो बस उसको समझते जाना है, बनाते जाना है। अगर आपने हमारा लेक्चर पढ़ रखा होगा पहले से तो आप सब कुछ आपको आ रहा होगा, खुद से आप बना रहे होंगे। जो अगर पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वैसे बच्चे जो आज पहली बार हमारा चैनल को देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो परेशान होने की बात नहीं है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओके बच्चे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? राइट one equation for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होंगे तो वो किसी ना किसी के प्रेजेंस में होता है, चाहे वो हीट के प्रेजेंस में हो या फिर लाइट के प्रेजेंस में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है ना, तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हीट का। किसका लिखते हैं बेटा? हीट का। तो हीट का आपके पास में है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये फॉर्मेशन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, साथ में रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, आना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका एक अनदर नेम भी होता है जिसे क्या बोला जाता है? क्विकलाइम। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। चलिए ठीक है। सेकंड जो हमारा आता है बेटा वो हमारा आता है लाइट का। सेकंड हमारा क्या आता है? लाइट का।
तो लाइट में क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको दे रहे हैं। यहाँ पे किस रिएक्शन का एग्जांपल दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, Ag, और साथ में क्या रिलीज करते हैं बेटा, Cl2 यानी कि क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें तो वैसा कौन सा एग्जांपल है, तो सिंपल से एग्जांपल हमारे पास है वाटर को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो ये रिलीज करता है H2 + O2। तो ये हमारा रिएक्शन था। और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि आपको बोला गया कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना है। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, हीट के प्रेजेंस में होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद लाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए, फिर बाद में क्या बोला गया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो हीट के प्रेजेंस में दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उनका हम हीट के प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अगर लाइट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो लाइट में मैंने किसका एग्जांपल लिया, सिल्वर क्लोराइड को। अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, Ag + Cl2 यानी कि सिल्वर प्लस क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है, तो हमारे पास जो वाटर है, तो वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। ये हमारे पास ये आपका रिएक्शन था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, आई होप आपको जरूर समझ में आए होंगे। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है सारे आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन है, चैप्टर से बाहर का अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, और इजी भी है या नहीं। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है ना, क्या आपको समझ में आ रही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रही है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है उसमें बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है बेटा, what is the difference between displacement and double displacement and double displacement reaction, give example। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, आपको पता है, चलिए फिर भी बताते हैं। आपको पता है फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोला जाता है, दोज रिएक्शंस इन विच highly reactive metal displaces less reactive metal। चलिए ठीक है, ये मैंने बता दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होते हैं दोज reactions in which exchange of ions takes place। ठीक है, exchange of ions take place। चलिए एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट को अगर जिंक के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। और ये मैंने लिख दिया सिल्वर नाइट्रेट को अगर NaCl के साथ में किया जा रहा है रिएक्शन। चलिए ठीक है, इतना मैंने लिखा आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोला जाता है, वैसे रिएक्शन को जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव को मेटल को बोलेगा चल तू यहाँ से चले जाओ,
क्योंकि हम ज्यादा ताकतवर है। अगर मान लो एक कमजोर है, एक ज्यादा ताकतवर है, तो ऐसे भी तो ज्यादा ताकतवर कमजोर को वहां से भगा देता है। इसीलिए बोलते हैं कि अभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सबको स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक है। तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को बोलेंगे कि तू अपने जगह से जा और उसके जगह ले लेगा। तो इसमें करना क्या है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दो मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। कभी कभी क्या होते हैं कि क्वेश्चंस उलट करके भी दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको रिएक्टिविटी आनी चाहिए कि किसका रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होगा कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, किसका रिएक्टिविटी कम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेटल दे रहा है बच्चों, वो देखिए एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा कॉपर के और जिंक में दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, जिंक होता है। तो जिंक क्या करेंगे कि कॉपर को बोलेगा कि तुम यहाँ से जाओ, उसको भगा देगा उसके जगह से। अब वो क्या करेंगे, अकेला हो जाएगा। अभी ये सल्फेट के साथ में है, किसके साथ में अभी है, सल्फेट के साथ में। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव को भगा देगा, वहां से हटा देगा, वो अकेला हो जाएगा और खुद क्या करेंगे कि सल्फेट के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस CO। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, highly reactive metal displaces the less reactive metal, that type of reaction is known as displacement reaction। ठीक है बच्चों, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वैसे रिएक्शंस को बोला जाता है जहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है। अब अगर दो कंपाउंड है तो दोनों कंपाउंड में क्या करेंगे, जो आयंस होंगे वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो मेटल है, यहाँ है सिल्वर, यहाँ है सोडियम। तो ये दोनों एक अब क्या करेंगे, आयंस के फॉर्म, ये Na+ का बनाएगा, ये Ag+ का बनाएंगे और दोनों जो आयंस है वो अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ये इसके साथ में रिएक्ट कर जाएंगे और ये इनके प्लेस में आ जाएगा, यानी कि दोनों आयन अपने प्लेस को वहां पे चेंज कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज हो जाता है। अगर ये यहाँ पे आए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट और साथ में हमारे पास क्या बनेंगे, AgCl। तो अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वन एग्जांपल के साथ आपने बता दिया, यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, हो गया आपका। आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। बस क्या है कि उसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। आप क्लास 10 में है तो आपको हर चीज आपको आने चाहिए। बोर्ड एग्जाम आप देंगे, आप आगे फ्यूचर के लिए भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि मुझे आगे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी हर चीज़ के लिए स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, अच्छा ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by the copper metal, displacement by the copper metal. Write the reaction involved in it। ठीक है, ये आपका बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपके पास में है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि जब हम सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से जब हम निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे, तो उस समय में कॉपर मेटल को वहां पे ऐड किया गया था और वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुए थे। तो उस रिएक्शन को आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है ना, वो रिएक्शन आपको दिखाना है। तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट बोल रहा है, तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। साथ में इसके साथ में रिएक्ट क्या कर रहा है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कॉपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। कॉपर का अगर अकेला कॉपर है तो इनका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर के होते हैं। कौन सा कलर होता है,
रेड ब्राउन कलर होते हैं। अब यहाँ पे देख रहा है कि सिल्वर और कॉपर Ag हैं एंड Cu, तो इन दोनों में से हाईली रिएक्टिव कौन होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हाईली रिएक्टिव देखा जाएगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा मेटल है, कॉपर है। तो कॉपर क्या करेगा, इसे वहां से हटा देंगे। अब कॉपर यहाँ पे फॉर्मूला हमारे बन जाएगा CuNO3 का होल 2, और साथ में हमारा क्या रिलीज होगा, Ag। ये तो आपका सिल्वर यहाँ पे अलग निकल गया। अब यहाँ पे देखिए इनका जो कलर होता है ये किस में चेंज हो जाते हैं, ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं, और ये जो सिल्वर रहता है उनका कलर होता है ग्रेइश व्हाइट। कैसा कलर होता है, ग्रेइश व्हाइट। तो यही रिएक्शन हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन ही बोला जाता है कि यहाँ पे रिएक्शन आपको बताना है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट थे, उस रिएक्शन में कॉपर के साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस रिएक्शन को आप दिखाइए। तो मैंने उस रिएक्शन को आपको बता दिया। सिल्वर नाइट्रेट थे, उसे मैंने कॉपर के साथ में रिएक्ट करवाया। तो जब मैंने कॉपर के साथ में से रिएक्ट किया तो कॉपर जो है वो क्या करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो होता ही है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे जो कॉपर है हाईली रिएक्टिव, वो Ag लेस रिएक्टिव मेटल को उसको डिस्प्लेस कर देगा और हमारा ये रिएक्शन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये भी आपका। बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आते ही होंगे, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को डील कर रही हूं। आप देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ठीक है ना, एग्जांपल मतलब एक रिएक्शन आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है ना, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल विथ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, those type of reaction in which solid insoluble substance evolved with product which separates the solution। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे साथ हमें मिलेंगे उस प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी हमें मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को बैरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बैरियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये हमारा जो बैरियम सल्फेट है बेटा, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है, प्रेसिपिटेट वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जिसमें क्या होते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट वैसे सब्सटेंस को बोला जा रहा है, प्रेसिपिटेट वैसे सब्सटेंस को बोला जा रहा है जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों जो हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो ये पूरे रिएक्शन को हम बोल देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन, और सेकेंड हमारा क्या है, रिडक्शन। फर्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन, सेकेंड हमारा क्या है, रिडक्शन। तो चलिए पहले मैं ऑक्सीडेशन को देखती हूँ कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन को मैंने क्या बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं
तो हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने बताया था कि Mg प्लस O2 है, ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, MgO का। तो जब वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होता है वो जीरो होते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं होता है, तो न्यूट्रल में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उस समय में Mg के पास कितना चार्जेस आते हैं, 2 प्लस, और ऑक्सीजन के पास क्या +2 सॉरी, और यहाँ पे -2 के चार्जेस आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले नंबर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 12 था, और इस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। ये भी 0 था, लेकिन जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 है, लेकिन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 8 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना थे, आउटर मोस्ट में 6 थे, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8। तो यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये एग्जाम्पल से आपको बताना है कि कैसे हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे हम ऑक्सीडेशन को या फिर रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन। और मैंने आपको पहले के लेक्चर में मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन बहुत डिटेल में बताया है, जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी, और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में भी मैंने आपको बताया है कि कैसे ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, तो ऑक्सीडेशन को मैंने बोला था ये ऑक्सीडेशन अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन को मैंने बताया था एडिंग ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप विद एग्जाम्पल आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। A shiny brown colored, ठीक है ना, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है जिनका कलर शाइनी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है ना। ऑन हीटिंग इन एयर becomes black in color. Name the element X and the black colored compound. ठीक, तो शाइनी जो होता है कॉपर हो गया, इसको जब सल्फाइड के साथ में रिएक्ट किया जाता है, शाइनी ब्राउन कलर का ये होते हैं कॉपर, अगर H2S के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में निकलते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो X जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, कॉपर हो जाएगा, और जो कंपाउंड हमारा है वो क्या हो जाएंगे, कॉपर सल्फाइड, जिनका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर देना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है कि क्वेश्चन को समझिए और उसी को बस बनाते जाइए, बन जाएंगे क्वेश्चन आपसे, ठीक है ना। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगभग लास्ट में है, बहुत कम अब बचे हैं आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। कोई भी आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, आयरन से बने कोई भी सब्सटेंस होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम
रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग से बचाने के लिए हम किसी भी आयरन में या किसी भी मेटल में हम क्या करते हैं, वहां पे पेंट लगाते हैं। आपको मैंने रस्टिंग भी पढ़ाया है, मैंने आपको कोरोजन भी पढ़ाया है, मैंने आपको रेंसिडिटी भी पढ़ाया है। और अगर आप हमारा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो आप क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें रस्टिंग से बचाना है तो हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हम लोग पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वहां पे क्या है कि वो हमें रस्टिंग से बचाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी देख लेते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर with नाइट्रोजन वाई। यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऑयल और फैट से बने हुए जो फूड होते हैं उनमें हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों, जैसे पोटैटो चिप्स है तो पोटैटो चिप्स पैकेट के अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों ऐड करते हैं, कि इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। वो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं, वो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देंगे। और अगर ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे तो हमारा जो वहां पे रेंसिडिटी जो प्रोसेस है वो उसको क्या करेगा, स्लो डाउन कर देंगे और हमारा जो खाना बन है वो जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो है एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है ना। कोरोजन किसे बोलते हैं, अगर कोई भी मेटल है तो मेटल को अगर बहुत दिनों तक अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखते हैं, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उसमें जंक लग जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और रेंसिडिटी वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होते हैं इन सब के साथ में वो रिएक्ट करता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, जिस कारण से हमारा फूड जो है उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं। तो ये आपका था एनसीईआरटी के सम क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज कराया। और ये जो हमारा चैप्टर आज का बेटा वो कंप्लीट होता है। आपको मैंने सारे लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिया, आपको मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी ज़्यादा इस जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, इनके बारे में अगर कुछ जानकारी अगर आपको लेनी हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, चाहे फिर ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के, या किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी लेने की बात है तो आप प्लीज़ जो वहाँ पे नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर उस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको आपके अंदर अगर आपके मन में इस चैनल को लेकर के हैं तो आप बोल सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा हो समझ में आ रहा होगा, तो सबसे पहले आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चे। ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।